हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी ट्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मैथ एजुकेटर विपुल और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये मैथ्स की क्लास है फॉर क्लास 10 और हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम लोग अब तक बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। बहुत सारे क्लासेस मैं ले चुका हूं और हम लोगों ने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं ऑन ग्राफिकल मेथड, ऑन सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको याद होगा जब मैंने इस पे फर्स्ट क्लास लिया था, वहाँ मैंने बताया था कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी होता क्या है? तो होता ये था कि अगर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर होगा, कम से कम एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट। The system of equation is said to be consistent if it has at least one solution. If it has no solution, then it is said to be as a inconsistent system of linear equation. तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से x और y के वैल्यू को फाइंड आउट कर पाते हैं, कम से कम एक वैल्यू x का और एक वैल्यू y का आए जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, तो कहते थे क्या हम लोग? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी एक x और y की वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है जिसपे इक्वेशन सॉल्व हो जाए, तो उसे क्या बोलते थे हम लोग? इनकंसिस्टेंट। तो हमें करना क्या होता था? हमारे पास पहले हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड। उसमें क्या देखा था? उसमें देखा कि अगर ग्राफ को देखने के बाद हम बता पाते हैं कि ये कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा। जैसे कि अगर ग्राफ अगर किसी एक पॉइंट पे कट कर दिया, इसका मतलब हाँ इसके पास एक सॉल्यूशन होगा। सर क्या होगा? एक सॉल्यूशन होगा तो बोले हाँ ये कंसिस्टेंट है। या फिर ग्राफ जो था ओवरलैप कर गया तो बोले हाँ इसके पास मैनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये भी कंसिस्टेंट हो गया। और अगर ग्राफ अगर पैरेलल हो गया तो बोले क्या कि इसका सॉल्यूशन ही निकलेगा, ये हो गया इनकंसिस्टेंट। तो हमें करना क्या पड़ता था कि पूरे इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता था। या तो ग्राफिकल मेथड से करें या फिर हम लोग सॉल्व करें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से। और फिर अगर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास सही सही, तो हम बोलते थे कि हाँ निकल पा रहा है। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हम लोग ऐसे चेक कर पाते थे। लेकिन क्या कोई ऐसा मेथड जिससे हम लोग इक्वेशन देखें, इक्वेशन में थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, बता दें कि हाँ ये कंसिस्टेंट होगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा? तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा या फिर इनकंसिस्टेंट होगा। तो क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंडीशंस फॉर कंसिस्टेंसी एंड inconsistency of pair of linear equation in two variables। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी लीनियर इक्वेशन दिया होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, तो उससे क्या क्या कंडीशन होगा तो हम बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और क्या कंडीशन होगा तो बोलेंगे इनकंसिस्टेंट है। इसके बारे में यहाँ देखेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे? हम लोग ये देखे थे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता था? तो ये होता था a1x प्लस ये होता था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। ये दो इक्वेशन होता था, जिससे कहते कैसे हम लोग इक्वेशन 1 इसे और इक्वेशन 2 इसे ऐसा लिखे करते थे। अब तक लिखते आए हैं, ऐसा लिखेंगे भी आगे। यही क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करे थे बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। देन वी विल फाइंड दैट if a solution exists, it is said to be consistent.
If we didn't find any solution, we say that system of linear equation is inconsistent. But here we will do something new and a sort of calculation by which we can determine whether the given equations is consistent or inconsistent. Let's start. Here a1 is coefficient of variable x and b1 is coefficient of y and c1 is constant in equation 1. Similarly, in equation 2, a2 is coefficient of variable x and b2 is coefficient of variable y and c2 is constant in equation 2. तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है a1 a2, दूसरे और y का कोफिशिएंट क्या है b1 b2 और कांस्टेंट टर्म क्या है c1 c2. तो इसी टर्म्स के इसी कोफिशिएंट और इसी टर्म्स के आधार पे हम लोग पता लगाएंगे कि क्या जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला केस होगा केस 1, ये क्या होगा. केस 1 में अगर हमारे पास a1 by a2 b1 by b2 के इक्वल नहीं होगा. क्या होगा, a1 by a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशन का रेशियो एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशन का रेशियो, ये दोनों अगर बराबर नहीं होगा, अगर ऐसा होता है तो क्या मिलेगा, तो जो भी इक्वेशन होगा वो क्या होगा, उसके पास होगा यूनिक सॉल्यूशन. क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन. अगर ऐसा होगा, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2 then we have यूनिक सॉल्यूशन. क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा. तो कितना आसान हो गया. यहाँ से क्या करना होगा, जो भी इक्वेशन लिखा होगा x के कोफिशिएंट को हम लोग देख लेंगे और y कोफिशिएंट को देख लेंगे, दोनों को देख लेंगे क्या ये बराबर हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो काफी आसानी से हम लोग पता लगा पाएंगे कि ये इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा. आपको पता ही है, अगर हमें क्या मिल गया, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब कि इसके पास कम से इसके पास एक सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा. तो क्या लिखेंगे, दैट इज कंसिस्टेंट. क्लियर, ये था केस 1. अब पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट केस के बारे में. वो क्या होगा, केस 2. केस 2 में क्या होगा, इफ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2. मतलब कहने का कोफिशिएंट ऑफ x, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इन बोथ इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशन का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशियो बोथ इक्वेशन का, अगर तीनों बराबर होगा, क्या होगा, तीनों का तीनों इक्वल होगा, तो क्या कहेंगे हम लोग, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या होगा, infinitely many solution. और जब ही ऐसा होगा, कम से कम तो एक तो मिल रहा है ना हमें, इनफाइनाइटली मतलब बहुत सारा मिलेगा सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में. ये भी क्या होगा, ये भी कंसिस्टेंट ही होगा. ग्राफिकल मेथड से क्या देखे थे हम लोग, यूनिक कब मिला था, जब ग्राफ किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था. ये कब मिला था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जब ग्राफ ओवरलैप किया था, मतलब कोइंसाइड किया था. और अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, केस 3. क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे केस 3. इसमें क्या होगा, अगर इफ a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 ऐसा लिखा हो. भाई a1 a2 है क्या, ये तो ये
हमारे वेरिएबल्स का कोफिशिएंट है a1 a2, c1 c2 क्या है, ये कांस्टेंट b1 b2 क्या है, हमारे वेरिएबल y का कोफिशिएंट है। अगर ये दोनों बराबर हो जाए, क्या हो जाए, a1 बाई a2 और b1 बाई a2, मतलब कहने का वेरिएबल्स का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं हो। ध्यान से देखिए, a1 बाई a2 मतलब a1 किसका कोफिशिएंट है, x का है, b1 किसका, y का, दोनों वेरिएबल है, तो वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है उसका रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है, लेकिन वो कांस्टेंट टर्म के रेशियो के इक्वल नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन। और जैसे ही मिल जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा इनकंसिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जैसे ही हमें मिल जाएगा नो सॉल्यूशन, इसका मतलब इनकंसिस्टेंट। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा ये तीनों केस। तो आप देख करके छोटा सा काम करना, दोनों का कोफिशिएंट लेकर के रेशियो लेकर देखना है। अगर इक्वल हो रहा है, इसका मतलब जो भी कंडीशन पे फुलफिल कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन इनकंसिस्टेंट का यूनिक होगा, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था दो चीज, एक पढ़ा था कंसिस्टेंट और दूसरा क्या पढ़ा था, इन कंसिस्टेंट। ठीक है, ये तो लोगों ने पढ़ा था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे, जिस टेबल की हेल्प से आपको ये पूरे कंडीशंस को, तीनों केस को याद रखने में काफी आसानी होगी। ओके, तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं एक, ठीक है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, और इसका मतलब क्या था, इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम केस मेंशन करेंगे, जिस केस से आपको ध्यान रहेगा कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो केस 1, इफ a1 by a2 is not equal to b1 by b2, तो इस केस में क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा हमें यूनिक सॉल्यूशन। क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। और दूसरा क्या होगा, इसमें दूसरा होगा इसमें a1 और दूसरा क्या होगा, जिसमें मिलेगा हमें if a1 by a2 is equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, इसमें क्या मिलेगा, infinitely many solution, infinitely many solution। और दोनों किस में आएगा, दोनों आएगा कंसिस्टेंट में। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों के पास कम से कम एक तो सॉल्यूशन है, इसके पास एक ही है, इसके पास बहुत ज्यादा है, मतलब कम से कम, बहुत मतलब क्या, कम से कम एक तो होगा ही। और थर्ड क्या है हमारे पास, जो थर्ड केस था ये इसमें आ जाएगा, इफ a1 by if a1 by a2 is equal to b1 by b2 does not equal to c1 by c2, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। आई थिंक ये टेबल आपको काफी हेल्प करेगा क्विक रिवीजन के लिए। आप पूरे स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर सकते हैं। ये तीनों केस बहुत आपको काम आने वाला है। ओके, इसको नोट कीजिए, हम इस पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लेंगे और उसके हेल्प से इसे और क्लियर करेंगे। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसे अपने नोटबुक नोट कर लिया होगा। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल, जिसके हेल्प से इस कंसेप्ट को हम और अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x + 5y = 12,
5x प्लस 3y इक्वल टू 4। आपको क्लियर दिख रहा है, ये दो ही हमारे पास पेयर ऑफ इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सो डैट दिस इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है जो क्वेश्चन दिया गया है, जो दो इक्वेशन दिया गया है, पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और उसके बाद हमें सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। फोकस इस पे करना है कि इसके पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ शो करना है, इसका मतलब ये तो होने वाला ही है। तो यूनिक सॉल्यूशन याद करेंगे हम लोग कब पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे क्या, ये कब होता था, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये केस फुलफिल हो जाएगा इसमें, इसका मतलब इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे a1/a2 क्या था, a1/a2 क्या होगा, तो हम लोगों को पता था, हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। यही तो हमारा इक्वेशन था जिसे हम लोगों ने यहाँ पे इस पे केस में देखा था। a1a2 क्या था, ऐसा कोफिशिएंट था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे a1 क्या होगा, यहाँ पे a1 हो जाएगा 3, b1 क्या होगा, b1 हो जाएगा 5, और c1 क्या होगा, c1 देखिए यहाँ पे क्या है, c जो कांस्टेंट टर्म है वो क्या है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है, और यहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में। इसे अगर इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव अभी है, क्या हो जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा। क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे -12। प्रॉपर साइन के साथ लिखते हैं हम लोग। फिर अगर a2 लिखें, ये क्या है, a2 इसमें 5 है, b2 क्या है, b2 यहाँ पे 3 है, और c2 क्या हो जाएगा, फिर 4 जो है वो राइट हैंड साइड से ट्रांसफर होकर लेफ्ट साइड में आएगा। पॉजिटिव साइन था, क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन, तो लिखेंगे यहाँ पे -4। हमें शो क्या करना है, शो करना है कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। इसमें क्या होता था, a1/a2 लिखेंगे पहले, a1/a2 क्या होगा, a1 ये रहा 3, ये बस समझाने के लिखा गया है, इसे लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिर आदत पड़ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। a1 क्या है, तो a1 x का कोफिशिएंट, a2 क्या है, तो सेकंड इक्वेशन ऐसा कोफिशिएंट है, b1 b2 क्या है, y का है, c1 c2 क्या है, और ये कांस्टेंट है। ऐसा हम लोग पिछले भी जब पढ़े थे वहां भी ऐसा ही था, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किए थे वहां भी यही सेम चीज लिए थे। तो ये हर चलते रहेगा। तो a1/a2 क्या होगा, 3/5। अब निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे हम लोग b1/b2। तो b1 कितना है, b1 है 5, b2 क्या है, b2 है 3। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या a1/a2 और b1/b2 इक्वल है या नहीं। तो क्लियर क्या दिख रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 3/5 और 5/3 दोनों क्या है, इक्वल है क्या, नहीं बिल्कुल इक्वल नहीं। ये 3/5 है, ये 5/3 है। इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, अगर सॉल्व करते हैं ये आ जाएगा 0.6 आ जाएगा। इसे करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 1.66 आ जाएगा, है ना। ये कभी इक्वल होगा, कभी इक्वल नहीं होगा। ये करने के दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, न्यूमरेटर में 3 है, न्यूमरेटर में 5 है, न्यूमरेटर में 5, न्यूमरेटर में 3 है, ये कभी इक्वल नहीं होगा। अगर इक्वल नहीं होगा इसका मतलब क्या होगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब भी ऐसा होगा इसका मतलब क्या होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि इसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लिखे है क्या कि इक्वेशन दे रहे हैं, लिखे सो दैट गिवन पेयर ऑफ गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सेम ऐसे ही करेंगे। अब कंसिस्टेंट बात करेगा यानी कि ये और ये दोनों में से कोई भी केस फॉलो कर जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, वो कंसिस्टेंट होगा। क्योंकि कंसिस्टेंट में क्या होता है, यूनिक भी होता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन भी होता है। इसलिए ये टेबल जो है ये आपके बहुत काम आने वाला है। ओके, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्लियर। और इसमें एक और चीज लिखा था, फाइंड सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमें x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, x के वैल्यू को निकालना है और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये कैसे करेंगे, ये तो हम लोग करते आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था हम लोगों ने, एलिमिनेशन मेथड से किया था, फिर हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज किया था। आपको जिससे आसान लगे करने में इसे सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने नहीं सीखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो सभी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उसके लिंक वहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुँच पाएंगे, या फिर हमारे इस आई बटन पे भी
मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इस वीडियो पहुँच पाएंगे। सब वीडियो को देख करके आप बिल्कुल समझ पाएंगे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अब फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इसके वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो आई होप आप लोग खुद से कर पाएंगे, या फिर अगर नहीं तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3x = 512। हम यूज करेंगे यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, और हम लोगों ने क्या देखा था, जब x का कोफिशिएंट y के बराबर हो और y का कोफिशिएंट x के बराबर, दोनों को एक बार ऐड करते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। कैसा मिलेगा, अगर दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 8x + 8y = 16। यहाँ से 8 कॉमन निकालेंगे, क्या मिलेगा, x + y = 2। फिर क्या करेंगे, दोनों को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 - 3 = 2, 2 - 2y = 4 - 12 = -8। फिर यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा, क्या मिलेगा, x - y = -4। यहाँ से x + y, यहाँ x - y है, दोनों को एक बार ऐड कर देंगे, y कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या, 2x = क्या मिल जाएगा, 2 मिनट, हाँ, x + x = 2x = -4 और +2, ये मिलेगा -2। तो x = क्या आ जाएगा, -1। इसके वैल्यू को कहीं भी पुट कर लेंगे, यहीं पुट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा y का वैल्यू। x = -1 यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा -3, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y = हो जाएगा 3। ये आपको तो पहले से आता ही करने कैसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम लोग किसी से भी किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सो कर पाते हैं कि इसके पास सोल्यूशन होगा, या फिर जो भी कंडीशन दिया होगा उससे हम लोग कैसे करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल लेंगे हम छोटा सा, उस एग्जांपल से और क्लियर करेंगे, और आपके आने वाले एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी इसी पे बेस्ड होंगे, और ऐसे ही आप लोगों को बिल्कुल सॉल्व करना होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक और एग्जांपल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। x + 2y = 5, 3x + ky + 15 = 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और इसमें हमें शो क्या करना है, हमें शो कुछ नहीं करना है। ऐसा इक्वेशन में मेंशन किया गया है कि इस इक्वेशन के पास क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, और सेकंड नो सॉल्यूशन है। तो दो केस दिया गया यहाँ पे। हमें पहला क्या है कि यूनिक सॉल्यूशन में अगर होता है तो k का वैल्यू क्या होगा, वो हमें निकालना होगा। फिर सेकंड इक्वेशन क्या है, अगर इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब ये कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, तो k का वैल्यू क्या होगा। दोनों केस में हमें k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं इसे हम लोग। एक बात और, अब तक अगर आपने सारे एक्सरसाइज क्लियर नहीं किए हैं, मतलब इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर में मैंने जो भी अब तक पढ़ाए हैं उस पर जो भी क्वेश्चंस थे, अगर उन सभी क्वेश्चंस को आपने नहीं बनाया है तो उस क्वेश्चंस को जरूर से बनाइए। आप जिस बुक से बनाते हो, NCERT, RS अग्रवाल, RD, एनी अदर बुक जिससे भी बनाते हो, उन सभी क्वेश्चंस को आप क्लियर कीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप पढ़ लेंगे, आपका कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। वो क्लियर कब होगा, जब आप क्वेश्चन खुद से बनाएंगे। जब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपको सारी चीज़ें काफ़ी इजी लगेंगी, काफ़ी आसान लगेंगी, लेकिन जब आप खुद बनाने बैठिएगा तो आपको पता चलेगा कि डिफ़िकल्टी कहाँ कहाँ आती है। आपको तो पता चलेगा कि कैसे हम लोग दिए गए कंडीशन से टैकल करते हैं, और जो भी कंडीशंस होते हैं, जो भी केस होते हैं, उससे कैसे सेटिस्फाई करवाते हैं। तो आप लोग जरूर से क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिए। आइए देखते हैं इसे क्या करना है। इसमें हमें शो करना है यूनिक सॉल्यूशन, सॉरी दिया हुआ है, हमें k की वैल्यू को निकालना है। यहाँ पे k लिखा हुआ है, ये रहा k मेरा। तो यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, यहाँ पे केस क्या, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं हम लोग। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, a1/a2
डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही होना चाहिए। और a1 है क्या, a1 यहाँ पे होगा यानी कि 1 होगा, ठीक है। a2 क्या होगा, a2 मेरा 2 होगा। b1 क्या होगा, एक मिनट, a2 क्या होगा, a2 3 होगा, सेकेंड इक्वेशन का ये रहा a2 ये 3 होगा। b1 क्या होगा, b1 होगा 2, और b2 क्या होगा, b2 होगा हमारा k, ये रहा k, यही है b2। और इसी के वैल्यू को निकालना, ये क्या कहता है कि ऐसा कब होगा, जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, मतलब इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब k का वैल्यू क्या आएगा, k इक्वल टू ट्रांसफर इधर इधर जाएगा, k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k डज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 इट मीन 6। तो यहाँ से क्या समझ, यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि जो गिवन इक्वेशन है, गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन है, उसके पास यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब k का वैल्यू 6 नहीं होगा। क्या होगा, जब k का वैल्यू 6 नहीं होगा तभी इस गिवन इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो फिर वैल्यू क्या होगा, 6 को छोड़ करके एक्सेप्ट 6 के अलावा जितने भी और वैल्यू बच गए सारे के सारे वैल्यू ले लेंगे तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे ये ऐसे लिखेंगे, फॉर k does not equal to 6 that means any other value of k except 6 that has या फिर given pair of linear equation has unique solution। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आपको क्वेश्चन बनाने आता है, आप क्वेश्चन बनाना सीख जाते हैं लेकिन लिखना नहीं सीखते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, हर एक स्टेप पे आपके मार्क्स मिलते हैं। जब आप बोर्ड एग्जाम लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे सभी के स्टेप पे आपका मार्किंग फिक्स होता है। अगर आप कहीं स्टेप मिस कर रहे हैं तो आपके मार्क्स वहाँ से डिडक्ट हो जाएंगे, चाहे क्यों नहीं आप सभी क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करके आंसर तक पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी स्टेप को जंप कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। सॉल्यूशन लिखना है पहले, उसके बाद a1 a2 b1 b2 से मैंने पिछले क्वेश्चन लिखा था वैसे लिखना है। फिर सॉल्व करने के बाद आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, अगर ये लिख दिए k इसका मतलब आप तो आपने सॉल्व कर दिया। अगर आप यहाँ पे छोड़ते हैं k डज नॉट इक्वल टू 6, आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, आप भी समझ रहे हैं और जो हमारे एग्जामिनर हैं वो भी समझ रहे हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं टीचर जो भी है वो भी समझ रहे हैं कि तुमने क्या लिखा है, लेकिन आप इस बात को एक्सप्लेन नहीं किए। क्या एक्सप्लेन नहीं किए कि k का वैल्यू 6 नहीं है, इसका मतलब क्या, k का वैल्यू है क्या, जितने भी और वैल्यू बच गए 6 को छोड़ करके सभी पे ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ये ऐसे लिख करके आपको क्लियर करना होता है। तो आइए अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है कि इट हैज नो सॉल्यूशन। जैसे आप लोगों ने लिख लिया हो तो मैं इसे अब यहाँ से रिमूव करने वाला हूँ। ओके, मैंने बोर्ड क्लियर कर लिया है। अब हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन ये है इट हैज नो सॉल्यूशन। तो फॉर नो सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, हमारे पास होता है ये रहा कंडीशन a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। क्या होना चाहिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो होगा, हालांकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही तो हमें मानना होगा कि हाँ ये है। आइए करते हैं a1 बाई a2, a1 क्या है 1 है, आप लिख सकते हैं a1 इक्वल टू दिस, b1 इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। a1 क्या है, a1 हो जाएगा 1, a2 क्या हो जाएगा 3, b1 क्या है, b1 है 2 और b2 क्या है, b2 है k, c1 क्या है, c1 है 5 सॉरी -5 जरा एक मैच हो जाएगा, और c2 क्या है +15। कुछ ऐसा होता है, यहाँ से आपको क्लियर दिख रहा होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू, फिर डज नॉट इक्वल टू, मैंने सही प्रोपोर्शंस ले लिए। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है k के वैल्यू को। क्या निकालना है, k के वैल्यू को। ये तो इसके बराबर है नहीं तो हम इसे
कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ से इन दोनों का यूज करके हम लोग के वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। अगर सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, के जाएगा न्यूमरेटर में इधर लेफ्ट साइड में और 3 जाएगा न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड। तो क्या मिलेगा 3 × 2 = 6, यानी कि नो सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब के क्या होगा 6 होगा, के का वैल्यू क्या होगा 6 होगा। लिखेंगे क्या, फॉर के = 6 गिवन सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। क्लियर। और अगर एक और चीज देखिएगा ध्यान से, पहले इक्वेशन में क्या आया था, पहले इक्वेशन में ये आया था के का वैल्यू क्या होना 6 नहीं होना, तो 6 नहीं होगा तो क्या मिलता था यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या आ रहा 6 होगा तो क्या मिलेगा नो सॉल्यूशन। यहाँ से भी क्लियर हो रहा था कि के अगर 6 नहीं होगा, 6 को छोड़ के बाकी नंबर, क्यों 6 को छोड़ के, क्योंकि 6 अगर 6 लेंगे तो क्या मिलेगा हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्लियर। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को समझना होगा, अंडरस्टैंडिंग ऐसे डेवलप करनी होगी आप लोगों को, और फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते जाएंगे। वैसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में बहुत सारे मिलेंगे, सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। और एक और चीज, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम ईयर पूछे जाते हैं। के वैल्यू को मतलब कंडीशन दिया रहेगा कि सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशन दिया होगा, आपको फिर के वैल्यू को निकालना होगा, या फिर इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम ईयर मैंने देखा है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपका मार्क्स आपको मिल सकता है अगर आप सही ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो आपको करना क्या है पता ही है, जो मैंने आज पढ़ाया इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें पूछना है, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हम करा देंगे। और वन मोर थिंग, इससे पहले जितने भी वीडियोज़ हैं अगर आपने नहीं देखे हैं, इस पर बेस्ड पिछले क्वेश्चन नहीं बना है तो उन सभी को आपको कंप्लीट करना है। एंड वीडियोस का लिंक तो पता ही कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और आई बटन में मिल जाएगा। एक चैनल में जाइएगा, VIP सब खोलिएगा तो वहाँ भी मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ सब चीज़ क्लियर किया गया है, सभी वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप आज फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, इस पर वीडियो देख रहे हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ कि अभी हम लोग 2 क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए फर्स्ट वन इज मैथमेटिक्स एंड सेकेंड वन इज साइंस। मैथमेटिक्स जो क्लास है वो आपकी डेली 12 बजे आती है 12 PM पे, और सेकेंड साइंस की क्लास वो 4 PM पे। तो दोनों क्लास को अटेंड कीजिए, पूरा फ़ायदा उठाइए इस लॉकडाउन का और अच्छे से पढ़िए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, और लाइक तो कर ही लीजिएगा।